नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये हमारे टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, इसमें टॉपिक है हमारे महाजनपद का उदय, जैन बौद्ध धर्म व अन्य धर्म, मुगल साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। इन सारे टॉपिकों के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये हमारा वीडियो नंबर 6 होगा एशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी जेई अदर्स एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए अब 150। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध समकालीन था? ए ऑप्शन आपका उदयन, बी ऑप्शन आपका बिंबिसार, सी ऑप्शन आपका अजातशत्रु और डी महापद्मनंद। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा शासक बौद्ध के समकालीन था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार जो शासक था वो बौद्ध के समकालीन था। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। कौन से वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार लगभग विशाल, यानी कि विशाल लगभग 30 वर्ष तक बौद्ध के विकास में, बौद्ध धर्म के विकास में सहायक रहा। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बौद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किस में संकलित हैं? बौद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियां किस में संकलित हैं? ए ऑप्शन आपका त्रिपिटक, बी ऑप्शन आपका त्रिरत्न और सी ऑप्शन आपका पंचतंत्र की कहानियां और डी ऑप्शन आपको जातक कथाएं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर हमारा डी, यानी कि जातक कथाएं। बौद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? हमारी जातक कथाओं में संकलित हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। यानी कि जातक कथाएं मनुष्य और जंतुओं दोनों रूप में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित एक विशाल कथा संग्रह है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ए ऑप्शन आपका वैशाली, बी ऑप्शन आपका कश्मीर और सी ऑप्शन आपका राजगृह और डी पाटलिपुत्र। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, राजगृह। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। बौद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जैसे राजगृह में प्रथम संगीति हुई, वैशाली में द्वितीय, पाटलिपुत्र में तृतीय और कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद आयोजित हुई। ठीक, आयोजित हुई। पहली बौद्ध संगीति राजगृह, यानी कि राजगृह से राजगीर में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका ब्रह्म जल सुत, बी ऑप्शन आपका धम्म चक्र पवन सुत, ठीक है, और सी ऑप्शन आपका कच्छानागोत सुत और आपका डी ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सुत। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बौद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि धम्म चक्र पवन सुत। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। यानी कि बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुंचे तथा वहां पर अपने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, बौद्ध परंपरा में यह उपदेश धर्म चक्र पवनतन के नाम से विख्यात है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ए ऑप्शन आपका त्रिरत्न, बी ऑप्शन आपका त्रिवर्ग और सी ऑप्शन आपका त्रिसर्ग और डी त्रिमूर्ति। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर है हमारा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ और 3 रत्न माने जाते हैं। ठीक, कितने रत्न माने जाते हैं? 3 रत्न माने जाते हैं। ठीक है,
बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध के स्वरूप पर चित्र को केंद्रित करने से मन यानी कि मनुष्य के मन में तृष्णा और स्थिरता आती है। क्या आती है? तृष्णा और स्थिरता आती है। संघ के प्रभाव से साधक में विश्वास और उत्साह का उदय होता है। ठीक है, किसमें? विश्वास और उत्साह का उदय होता है। और धर्म के सेवन से उसके आत्मबल में वृद्धि होती है। गौतम बुद्ध ने संघ को सर्वाधिक महत्व दिया था, यानी कि महत्व दिया। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मिलिंदोपाहो क्या है? ए ऑप्शन आपका बौद्ध स्थल, बी ऑप्शन आपका बौद्ध का एक नाम, और आपका सी ऑप्शन है कला का बौद्ध, और आपका डी ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलिंदोपाहो क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका डी यानी कि बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, मिलिंदोपाहो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। मिलिंदोपाहो यानी कि 100 ईसा पूर्व का एक बौद्ध काव्य है। ठीक है, क्या है? बौद्ध काव्य, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ए ऑप्शन आपका महायान, बी ऑप्शन आपका हीनयान, और सी ऑप्शन आपका दिगंबर, और आपका डी ऑप्शन है खेरवाल। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि दिगंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो कौन सा? दिगंबर नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों संप्रदाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। दिगंबर यानी कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय में से एक है। दूसरा संप्रदाय श्वेतांबर है। दिगंबर का अर्थ नग्न होता है। दिगंबर संप्रदाय अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्न तत्व को प्रमुख मानते हैं और स्त्री मुक्त का निषेध करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए ऑप्शन आपका भद्रबाहु, बी ऑप्शन आपका स्थूलभद्र, और सी ऑप्शन आपका है यानी चावर्क, और डी ऑप्शन आपका जमाली। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि जमाली। जमाली जो था वो भारत यानी कि महावीर की प्रथम शिष्या थी, ये लेडीज थी। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने पावा में 11 ब्राह्मण को जैन धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, यानी दीक्षित किया, जो सर्वप्रथम अनुयायी माने जाते हैं। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया और प्रत्येक गण को गणधार इन्हीं 11 ब्राह्मणों में से एक एक को बनाया। सभी गणधर अपने अपने समूह के साथ महावीर स्वामी के नेतृत्व में धर्म प्रचार में संलग्न हुए। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्वविख्यात हैं? ए ऑप्शन आपका जैना, बी ऑप्शन आपका महान शिक्षक, और सी ऑप्शन आपका महान प्रचारक, और डी जैन। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि जैना, यानी कि जैना के नाम से विश्वविख्यात हैं वर्धमान महावीर। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। वर्धमान महावीर को जैना के नाम से भी जाना जाता है। जैना शब्द का मूल अर्थ होता है विजेता, यानी प्रेम, घृणा, सुख, दुख, आसक्ति, यानी अशांति, अशक्ति और शक्ति जैसे यानी कि मूल भावों पर विजय प्राप्त करने वाला, और ज्ञान, अवलोकन, सत्य और क्षमता को यानी कि निस्तेज करने वाले कर्मों से आत्मा को मुक्त कराने हेतु उन्हें जैना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैना कहा जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? ठीक है, बौद्ध भिक्षु कौन थे ये बताना है आपको। ए ऑप्शन आपका नागार्जुन, बी ऑप्शन आपका आनंद, सी ऑप्शन आपका असंग, और डी पद्मानंद। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? हमारे डी ऑप्शन होगा, यानी कि पद्मानंद। ठीक है, पदानंद। ये हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। हमारा तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय में 8वीं सदी, ठीक है, मैं बौद्ध मुनि पद्मा असंभव, इनका नाम पूरा ये है, पद्मा असंभव का आगमन शामिल है। ठीक है, पद्मा असंभव ने कई बौद्ध यानी कि ग्रंथियों को
तिब्बती भाषा में अनुवाद किया और तांत्रिक बौद्ध परंपरा को स्थानीय बौद्ध यानी धर्म से लेकर तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रश्रय दिया। यानी ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। क्या दिया? बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो हमारे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? ए ऑप्शन आपका बौद्ध मठ, बी ऑप्शन आपका अशोक मौर्य का रुमनदेई, और सी ऑप्शन आपका मूर्ति, और डी पीपल वृक्ष। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि अशोक मौर्य का रुमनदेई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। उनके सम्मान में भारत के महान सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? एक स्तंभ बनवाया था। अशोक के समय में लुम्बिनी को रुमनदेई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किसके नाम से जाना जाता है? रुमनदेई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ए ऑप्शन आपका बौद्ध युग में, बी ऑप्शन आपका मौर्य काल में, सी ऑप्शन आपका पश्चिम मौर्य काल में, और डी ऑप्शन आपका गुप्त काल में। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि बौद्ध युग में। बौद्ध युग में यानी कि भारत के इतिहास में यानी कि जो क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे वो कौन से युग में रखते थे? बौद्ध युग में रखते थे। बाकी आपके बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भगवान बुद्ध के काल में बौद्ध साहित्य में क्षत्रियों को क्षत्यास के नाम का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन बाद में उनकी वास्तविक पहचान कम हो गई। इसी प्रकार वैश्य जाति के संबंध में भी यही सही है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्याय सूत्र किसने लिखी? ए ऑप्शन आपका व्यास, बी ऑप्शन आपका गौतम, सी ऑप्शन आपका कपिल, और डी चरक। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि न्याय सूत्र किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि गौतम ने न्याय सूत्र को लिखा है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी के मध्य रचित हिंदू दर्शन यानी कि हिंदी दर्शन यानी कि शास्त्र के न्याय मत का बुनियादी मूल पाठ है। यह कारण है तर्क ज्ञान यानी कि मीमांसा और तत्व मीमांसा के नियमों पर विचार विमर्श करता है। ठीक है, यह कारण है क्योंकि यह तर्क यानी कि तर्क ज्ञान मीमांसा और तत्व यानी कि मीमांसा के नियमों पर विचार विमर्श करता है। ठीक है, अच्छपाद यानी कि जो रचना की थी न्याय सूत्र की। ठीक है, ये संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम मान्यता प्राप्त हुई थी, यानी कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन आपका 4, बी ऑप्शन आपका यानी कि ए ऑप्शन आपका 6, बी ऑप्शन आपका 4 और सी ऑप्शन आपका 8 और डी 2। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म के समय आश्रम यानी कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई? 4, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे यानी कि जब जैन धर्म बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे यानी कि ब्राह्मणों ने आश्रम की व्यवस्था विकसित की तो 3-4 आश्रमों को मान्यता दी गई। पहला कौन सा था हमारा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थान और संन्यास, यानी कि ये हमारे 4 आश्रम थे। आश्रमों की व्यवस्था में पुरुषों ने ध्यान में अपना जीवन का कुछ हिस्सा बताया। ठीक है, ध्यान लगाने में अपना कुछ जीवन का हिस्सा बताया। ठीक है, ये 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थान और संन्यास। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? अब बताइए। ए ऑप्शन आपका तर्क, बी ऑप्शन आपका बौद्ध जागृति और आपका सी ऑप्शन है राजनीतिक असंतोष और डी ऑप्शन आपका धार्मिक उत्तेजना। अब बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत अच्छे हैं, वो डिस्कस करते हैं। विश्व में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को धर्म
यानी कि धार्मिक उत्थान युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धार्मिक उत्थान के युग से नाम से जाना जाता है। इसी शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इस अवधि में हेराक्लिटस ने यूनानी द्वीप से आए आयोनिया नामक स्थान पर उपदेश दिया। ठीक है, इसी शताब्दी में जोरोस्टर ने ईरान में धार्मिक अंधविश्वास का विरोध किया और इसी समय काल में कन्फ्यूशियस ने चीन में यानी कि चीन में जीवन का नया मार्ग दिखाया था। ठीक है, जीवन का नया मार्ग दिखाया था। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए ऑप्शन आपका गौतम, बी ऑप्शन आपका महावीर, सी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त और डी अशोक। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि महावीर। ठीक है, आप इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं इसके, वो डिस्कस करती हैं। जैन अभिलेख के अनुसार 24 में यानी कि 24 में और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने 5 से 6वीं ईसा पूर्व में जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इस धर्म के नाम से उत्पत्ति यानी कि निजाज यानी कि विजेताओं से हुई। निजाज नामक उपाधि 24 महान गुरुओं यानी कि तीर्थंकरों को प्रदान की गई, जो उनके विश्वास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? वर्धमान महावीर ने 5 से 6वां ईसा पूर्व स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? यानी कि क्या इंगित करता है? यानी कि बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ए ऑप्शन आपका विनय पटक, सूर्यपटक और आपका अभिधम्म पटक। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन आपका सारनाथ, लुम्बिनी और बोधगया और सी ऑप्शन आपका प्रेम, करुणा और दया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म यानी त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि क्या इंगित करता है? सारनाथ, लुम्बिनी और बोधगया, इन तीनों को इंगित करता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है भी, उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी कि त्रिपटक या 3 टोकरी विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के लिए समाज एक पारंपरिक शब्द है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कैनन रूप में जाना जाता है। 3 यानी कि 3 पटक, सूत्र पटक, विनय पटक और अभिधम्ब। ठीक है, त्रिरत्न एक पारंपरिक बौद्ध शब्द हैं जिनका अर्थ 3 जैवल्स है। ठीक है, जिनका अर्थ है 3 जैवल्स यानी कि 3 जैवल्स है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ए ऑप्शन आपका कौशल, बी ऑप्शन आपका मगध और सी ऑप्शन आपका चंपा और डी अवंती। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यानी कि कौन सा ऐसा सम्राट यानी कि जो हमारा था यानी कि राज्य जिसने पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि मगध। मगध ऐसा राज्य था जिसने पहली बार हाथियों का प्रयोग किया। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। प्राचीन काल में भारत में युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हालांकि मगध के शासकों ने सर्वप्रथम विनाश करने के लिए हाथियों के रूप में यानी कि हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। ठीक है, प्लूटो के अनुसार भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर ने सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकने यानी कि सिकंदर के सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नंद की सेना ने लगभग 6000 हाथियों को शामिल किया था अपनी सेना में। ठीक है, किसकी सेना को रोकने के लिए? सिकंदर की सेना को रोकने के लिए। ठीक है, और मेगास्थनीज के अनुसार क्या है? मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने लगभग 9000 हाथियों को शामिल किया था अपनी सेना में। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक सिकंदर के साथ सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला हुआ था। आपको बताना है इसका आंसर, यानी कि किस शासक के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन आपका एमबी और आपका सी ऑप्शन है धनानंद और डी ऑप्शन आपका पोरस। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, यानी कि पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर एक मुकाबला हुआ था। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी है, उनको भी डिस्कस करते हैं। हाइडो स्पीच का युद्ध, यानी कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? हाइडो स्पीच का युद्ध
326 ईसा पूर्व एलेक्जेंडर महान और पूर्व राज्य के शासक पुरुष के मध्य पंजाब नदी के निकट भेरा में हाइड्रोस्पीच यानी कि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध में मकदूनिया की जीत हुई और पूरे पंजाब पर उसका कब्जा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा उस यानी गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ए ऑप्शन आपका है गांधार, बी ऑप्शन आपका बज्जी और आपका सी ऑप्शन है कौशल और डी ऑप्शन आपका अवंती। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि वज्जी। यानी कि वो गणतंत्र कौन सा हमारा? वज्जी है, जो 6वीं शताब्दी और ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको बताना है वो कौन सा सामूहिक शब्द है। ए ऑप्शन आपका प्रबंध, बी ऑप्शन आपका अंग और सी ऑप्शन आपका निबंध और डी चरित्र। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन यानी कि अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक शब्द जो का प्रयोग किया है उसे क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैनियों का पवित्र ग्रंथ है उन्हें क्या कहते हैं? उनके एक संघ को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को सामूहिक रूप से अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है एसएससी के एग्जाम में कि इन जैनियों की पवित्र पुस्तकों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें विभिन्न छोटे छोटे मुद्दों पर यानी कि 50 प्रथम कृतियों का समाविष्ट किया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? ए ऑप्शन आपका अभय मुद्रा, बी ऑप्शन आपका ध्यान मुद्रा और आपका सी ऑप्शन है धर्म चक्र मुद्रा और आपका डी ऑप्शन है भूमि स्पर्श मुद्रा। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, यानी कि किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि धर्म चक्र मुद्रा में। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। संस्कृत में धर्म चक्र से तात्पर्य धर्म का चक्र। यह शब्द भगवान बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक प्रतीक है। ठीक है, यह पहला अवसर था जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के हृदय उद्यान में अपने साथियों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, कौन सी मुद्रा में उपदेश दिया था हमका? धर्म चक्र मुद्रा में। ठीक है, कहां दिया था उपदेश? सारनाथ में। किसको दिया था? अपने साथियों को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? किस यानी कि धर्म से है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस ग्रंथ से है यानी किस धर्म से है? ए ऑप्शन आपका हिंदू, बी ऑप्शन आपका क्या है जैन और आपका सी ऑप्शन है पारसी और डी ऑप्शन आपका बौद्ध। यानी कि आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यानी कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। त्रिपिटक या 3 टोकरी बौद्ध धर्म ग्रंथ का प्राचीन संग्रह है। यानी कि बौद्ध पुस्तकों में वर्णित शब्दों को ऐतिहासिक रूप से बौद्ध का प्रवचन यानी कि वचन माना जाता है। ठीक है, सुत्त पटक, विनय पटक और अभिधम्म पटक बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका केवल कौन से धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका बौद्ध, बी ऑप्शन आपका जैन और सी ऑप्शन आपका हिंदू और डी ऑप्शन आपका सिख। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका डी तो गलत होगा सिख और आपका सी भी गलत होगा हिंदू धर्म और आपका ए भी गलत होगा बौद्ध। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। यानी कि केवल मोक्ष प्राप्ति से संबंधित जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसकी है महत्वपूर्ण अवधारणा? जैन धर्म की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 25। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यानी कि आपको बताना है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ए ऑप्शन आपका धीर निकाय, बी ऑप्शन आपका क्या है सुत्त पटक और आपका सी ऑप्शन है
अंगुत्तर निकाय और डी ऑप्शन आपका विनय पटक। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध का जो ग्रंथ है कौन सा, अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। बौद्ध साहित्य विशेषकर अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, क्या करता है, सूचीबद्ध करता है, यानी कि उल्लेख भी करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो मैंने एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।